ऑलराइट गाइज, हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन जून 2024 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग वाला ये पेपर। 100 मार्क्स का पेपर था, 50 एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे गए थे एंड ओवरऑल इट वाज अ नाइस पेपर। अच्छा खासा कवरेज था अक्रॉस ऑल दी चैप्टर्स। इजी कैटेगरी मैं बोलूंगी इस पर्टिकुलर पेपर को, इजी टू मीडियम, हार्ड डेफिनेटली नहीं था, इट वाज एन इजी टू मीडियम काइंड ऑफ अ पेपर। एंड ऑनेस्टली गाइज, अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे थे हमारी ऐप में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन, जहाँ पे हम फ्री में सीएमए फाउंडेशन के सारे लेक्चर्स गाइज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी चैप्टर्स प्रोवाइड करते हैं, देन हो ही नहीं सकता कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर सके। वन मोर थिंग गाइज, हमारी ऐप में बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन बैंक लाइब्रेरी है एंड आई वुड प्राउडली से दैट कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो वहां से कवर नहीं था। एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम देयर। हाँ, ये हो सकता है कि फिगर्स में इधर उधर चेंज हो गया होगा, नाम में इधर उधर चेंज हो गया होगा, बट ओवरऑल एवरी काइंड ऑफ सम जो यहाँ पे पेपर में पूछा था वॉज कवर्ड इन अवर एक्सटेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक लाइब्रेरी जो हम प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस। सो प्लीज डाउनलोड आवर ऐप जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन। वहां पे आपको फ्री में लेक्चर्स मिलते हैं फॉर ऑल दी चैप्टर्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ सीएमए फाउंडेशन एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक एंड लाइब्रेरी, नोट्स, मेंटर सपोर्ट एंड टेस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अपना ये पर्टिकुलर पेपर। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे। क्वेश्चन 51 से हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 तक। सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्वेश्चन 51 से लेके क्वेश्चन 60 तक। हमें पहुंचना है क्वेश्चन 100 तक। हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आता है, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी। क्या क्वेश्चन पूछता है हमें? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू स्मॉल इक्वल टाइम इंटरवल्स इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट कंसेप्ट। तो देखिए ये एकदम बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। देखना एक चीज, इसमें यहाँ पे दो पार्ट्स है इस पर्टिकुलर पेपर में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देयर आर टू पार्ट्स, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो पर्टिकुलर है दैट बिलोंग्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफए वाला पार्ट है ये। एंड अगेन ये जो चैप्टर है दैट चैप्टर परटेन्स टू द बेसिक फ्रेमवर्क, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग जब हम बात करते हैं तो उसमें से ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है। तो जो अगर आपने 11-12 के बेसिक्स आपको याद हो तो आपको पता होगा कि देयर आर वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हम फॉलो करते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न, मैचिंग, ड्यूअल कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी, एंड हर कंसेप्ट के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है, हर कंसेप्ट के अलग अलग डिटेलिंग है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा है ना, दैट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि हमने एक एंटिटी की इकोनॉमिक लाइफ को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो देखो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? सिंपल सा आंसर है, ये कंसेप्ट हुआ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मतलब, सो देखो आप जो अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, तो से फॉर एग्जांपल आपने 2021-22 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर आपने सेट किया और आप इसके हिसाब से अकाउंटिंग करते हो। तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना कि आप अपनी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी, देखो टर्म क्या है यहाँ पे, द टर्म इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटिटी। तो एक एंटिटी की इकोनॉमिक लाइफ को आप तोड़ रहे हो। ऐसा होता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते ही जाते हो और उसका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L कभी बनता ही नहीं। बनता है ना, एट द ईयर एंड बनता है। तो वो जो ईयर का कंसेप्ट है, वो ईयर का कंसेप्ट कैसे आया कि हम ये नहीं मानते कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम फाइनेंशियल्स कभी भी कैसे भी बना लेंगे, नहीं, हमने उसको इंटरवल्स में तोड़ा और हर इंटरवल पे हम क्या बनाते हैं, हम इंटरवल पे उसके लिए बनाते हैं एक बैलेंस शीट, एक P&L, एक ट्रायल बैलेंस, ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारी एंटिटी है रेगुलर इंटरवल्स पे कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। सो व्हाट इज द रेलेवेंट राइट आंसर यहाँ पे? द राइट आंसर इज पीरियोडिसिटी। सिंपल। गोइंग कंसर्न, मैचिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं है। गोइंग कंसर्न का फंडा तो पूरा ही अलग होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि यू कीप ऑन मेकिंग द बिजनेस, यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग द बिजनेस, यू कीप ऑन डूइंग द अकाउंटिंग एज इफ द बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। मैचिंग का कंसेप्ट हम अच्छे से जानते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल अकाउंटिंग, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे दैट इज 51 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, पीरियोडिसिटी। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग? कौन सा फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी इजीली ऑप्शन सी, सोशल। सोशल कोई भी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता है, हम सब जानते हैं। सो यहाँ पे देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग जो टिपिकली हम फॉलो करते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल, एक होता है लीगल, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक। सो हम इस तरीके से फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से विच इज नॉट अ फ्रेमवर्क, सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
विच कंपोनेंट, क्वेश्चन हमारे पास है 53, क्वेश्चन 53 है विच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है कि ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। द मोमेंट आई से इक्वेशन आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर बाय एनी चांस आपको इसका आंसर नहीं भी होता है क्लिक या नहीं भी पता है, तो आप ये बेसिक फंडा लगाओ कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा पार्ट निकल के आता है जहाँ पे जो इक्वेशन होती है, एक मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन होती है उसमें एक LHS होता है, एक RHS होता है, वो मैच होता है। तो देखो हम सब जानते हैं और हमारे सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है गाइज कि भाई बैलेंस शीट टैली हो जाए, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज, ये बैलेंस शीट का जो असेट है, ये जो है दिस फिगर जो है टैली हो जाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक ऐसा कंपोनेंट है विच इज दिस बैलेंस शीट, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है अकाउंटिंग इक्वेशन, बिकॉज वहाँ की लाइबिलिटीज मैचेस विद वहाँ के एसेट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? इट इज द बैलेंस शीट। क्योंकि देखो इनकम स्टेटमेंट में तो एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है विच इज द प्रॉफिट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि अलग अलग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है। बैलेंस शीट ही होता है जहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इन द टर्म्स कि my assets is getting matched with my liabilities. So a nice question, overall a nice question, conceptual question. Question 54, which of the following is not a column of the triple column cash book? So triple column cash book जब बनती है उनमें से कौन सा ये कॉलम नहीं होता है? कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम 100% होता है, जो नहीं होता है वो क्या है? पेटी कैश कॉलम। सो व्हाट इज माय राइट आंसर गाइस? मेरे पास जो राइट आंसर यहाँ पे निकलता है, हमें फाइंड करना है जो नहीं है, दैट इज पेटी कैश कॉलम। सो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कैश कॉलम होता है वहाँ पे, कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होता है, बैंक होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है, जो अगर आपने कोई डिस्काउंट वगैरह ट्रांजैक्शंस दिए तो व्हाट इज नॉट अवेलेबल इज पेटी कैश कॉलम, राइट। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 हमारे पास आ चुका है, दैट इज अ चेक इशू टू अ पार्टी ऑफ ₹44,800। तो आपने एक पार्टी को चेक इशू किया, कितने का इशू किया आपने उसको चेक इशू किया 44,800 का। सो 44,800 का आपने चेक सामने वाले को, एक पार्टी को इशू किया, दैट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ओके, तो आपने इसको कितनी बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में? आपने इसको ट्वाइस रिकॉर्डिंग कर लिया। हाउ शुड इट बी ट्रीटेड while drafting bank reconciliation statement if the balance as per the cash book is the starting price? BRS में सब अपनी अपनी ट्रिक्स बताते हैं, ये ऐसा हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस कर देना, माइनस कर देना, XYZ कर देना। मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे तो सिंपल मैथमेटिक्स एंड सिंपल अकाउंट समझ में आता है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स की अगर आप BRS का सम करना चाहते हो, सिंपल जो अपने तरीके हैं आप उसको सोच कर लॉजिकली करोगे तो आपको कभी भी BRS में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ पे आई टेल यू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो सपोज देयर इज दिस बैलेंस सम एज पर कैश बुक, हमें बैंक रिकंसिलिएशन करना है। बैंक रिकंसिलिएशन का एंड गोल क्या होगा फिर? तो हमें फिगर आउट करना है व्हाट इज द बैलेंस एज पर द पासबुक। तो मेरे पासबुक में क्या बैलेंस आएगा, मुझे वो फिगर आउट करना है। तो अगर मैंने किसी पार्टी को एक चेक इशू कर दिया था, कितने रुपीस का? 44,800 का, ये मैंने अपनी कैश बुक में 2 बार दिखाया। मतलब कि मैंने बैंक, अपना जो कैश बुक था, मेरी कैश बुक में जो बैंक था, उसमें से मैंने माइनस कितना किया? 44,800 मुझे करना चाहिए था, पर मैंने इसको 2 बार कर दिया। तो मैंने इसको एक और बार माइनस 44,800 कर दिया। अब देखो सामने वाले के पास तो चेक एक ही बार चेक आया है, तो वो तो बैंक में एक ही बार डिपॉजिट करके आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा, तो वो इशू करेगा, वो प्रेजेंट करेगा चेक फॉर द पेमेंट इन योर बैंक। तो आपके बैंक में से कितना माइनस हुआ? आपके बैंक में से माइनस हुआ 44,800, ठीक है। पर आपने अपनी कैश बुक में कितना माइनस करके रखा है? माइनस 44,800 करके रखा है और माइनस 44,800 करके रखा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे एक माइनस 44,800 ज्यादा करके रखा है। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे? उसको ठीक करने के लिए आप यहाँ कर दोगे प्लस 44,800। वाई? बिकॉज आपके बैंक में तो पैसा एक ही बार हटा है, आपने यहाँ रिकॉर्ड ट्वाइस कर दिया है। तो अगर आपको कहाँ पहुंचना है? अगर आपको पहुंचना है बैंक पासबुक के हिसाब से, आपके पासबुक के हिसाब से, बैंक बैलेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे एक चीज सिर्फ माइनस
यहाँ पे 2 बार हुई हुई है, यहाँ पर एक ही बार हुई है. सो इफ यू हैव टू रीच फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, आप एड बैक कर दो एक बार ये फिगर 44,800 का, बिकॉज ये आपने गलती से 2 बार माइनस किया हुआ है. तो ये आप एक बार प्लस कर दोगे तो आप इसके राइट वैल्यू तक पहुंच जाओगे, बैलेंस एज पर द पासबुक. सो कैश बुक का जो भी बैलेंस आ रहा है उसमें यू हैव टू एड दिस फिगर बिकॉज यू हैव सब्ट्रैक्टेड इट ट्वाइस, जबकि एक ही बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था. परफेक्ट. चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास आ जाता है अगला सवाल. अगला सवाल जो हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन 56. क्वेश्चन 56 है हमारे पास. क्या बोलता है क्वेश्चन 56? विच ऑफ द फॉलोइंग is true about trial balance. Okay, which of the following is true about trial balance? So trial balance के बारे में क्या सच है ये हमसे पूछा है. Option A, it is a part of books of accounts. It is a list of ledger balances. It is a part of FS. None of the above. देखिए, if you figure out, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखते हो तो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखता है. क्या क्या दिखता है? बैलेंस शीट दिखता है, P&L दिखता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको वहाँ पे दिखता है. क्या आपको कहीं भी ट्रायल बैलेंस दिखता है? नहीं दिखता है. तो इट इज डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो व्हाट इज द राइट आंसर यहाँ पे? अब देखो सिंपल सी बात है, इट इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेज. लेजर बैलेंसेज है, उसकी लिस्ट होती है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में. सो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली होता क्या है? ट्रायल बैलेंस में होता है अल्टीमेटली डेबिट, अल्टीमेटली क्रेडिट, और सारे लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंसेस आप कहाँ शिफ्ट कर देते हो? ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हो. सो व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस? दैट इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दी लेजर बैलेंसेस. सारे लेजर बैलेंसेस का क्या है? वो एक लिस्ट होता है. सो दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 56. अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सवाल. अगला सवाल हमारे पास है गाइस क्वेश्चन नंबर 57. तो 57 हमारे पास आ चुका है. क्वेश्चन 57. 47,000 was paid for installation of new machinery in the factory should be debited to. तो आपने 47,000 पे किए फॉर इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीनरी. तो ये कहाँ जाएगा? सिंपल है, ये कहाँ जाएगा? दिस थिंग विल बी कैपिटलाइज, दिस विल गो टू दी मशीनरी अकाउंट. सो अगर आपने नया मशीनरी इंस्टॉल किया है, उसके लिए पे किया है, तो बेसिकली देखो जब आपने न्यू मशीन बाय किया तो उसकी से फॉर एग्जांपल कुछ कॉस्ट थी 10 लाख रुपए. अब आपने उसके इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, तो हम जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वॉट एवर द चार्जेस आर पेड फॉर द न्यू मशीनरी, उसको इंस्टॉल, उसको करने के हिसाब से वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? कैपिटलाइज हो जाती है. वो कभी भी रिपेयर्स में या यहाँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा. उसी मशीनरी का जो बैलेंस है, कैपिटल मशीनरी का जो अकाउंट है, उसी के अकाउंट में वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा. सो दिस अमाउंट हैज़ टू बी बेसिकली कैपिटलाइज. एंड इफ आई से इट हैज़ टू बी कैपिटलाइज, वेयर विल इट गो? इट विल गो टू द मशीनरी अकाउंट इटसेल्फ. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल हमारे पास क्या है? लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड. या रिकवरी ऑफ बैड डेट्स. नाइस क्वेश्चन. अगर आपके बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन? बैड डेट्स अगर रिकवर होते हैं तो क्या होता है? एक तो होती है खुशी, बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने जिसको बैड मान लिया था वो तो गुड हो गया है. तो बैड डेट्स की रिकवरी से क्या होता है? क्या इट इंक्रीजेस ग्रॉस प्रॉफिट? नो, बिल्कुल नहीं. वाई? ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ये हमारा ट्रेडिंग P&L अकाउंट है. ट्रेडिंग P&L अकाउंट में यहाँ आपका GP आ गया, यहाँ आपका GP ब्रॉट डाउन हो गया, और यहाँ आपका NP आ जाता है. से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट से लॉसेस कुछ है नहीं. तो जब ये बैड डेट्स की रिकवरी होती है तो वो कहाँ आता है? वो इधर आता है, इस तरफ आता है. तो बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है. सो व्हाट हैपेंस? इट इंक्रीजेस योर नेट प्रॉफिट. आपका क्या बढ़ता है गाइज? आपका बढ़ता है नेट प्रॉफिट, इंक्रीज होता है. सो व्हाट इज इंक्रीजिंग? योर नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज माई राइट आंसर? ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेस द नेट प्रॉफिट. इट डजंट डिक्रीज द नेट प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट पे तो इसका कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं है. सो दैट वाज क्वेश्चन 58. Moving on towards the next question, question 59. Under which method depreciation is calculated on original cost? Original cost पे आप depreciation कहाँ calculate करते हो? तो ये तो बहुत ही easy है. Reducing balance method, hundreds ही नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है, डिप्लीशन है. इट्स द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आपने फर्स्ट फिक्स्ड सेट की एक फिक्स लाइफ कर दी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स कर दिया है, और इसीलिए वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए. रिड्यूसिंग बैलेंस में तो हम जानते हैं वो WDV वाला बात होने लगता है. डिप्लीशन मेथड इज वेरी सिमिलर लाइक प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड इज, जितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से डेप्री वुड बी चार्ज. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं? ओवर द लाइफ जो भी है उस फिक्स्ड सेट की, हम उसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में पार्ट्स में तोड़ देते हैं और फिर डेप्री उस पर चार्ज करने लगते हैं. सो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहाँ होता है? अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अगला सवाल.
वाओ, नाउ क्वेश्चन 60 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, मतलब यहाँ पे जो अकाउंटिंग फंडे है ना सब एकदम तरीके से क्लियर हो जाते हैं. क्वेश्चन 60 हमारे पास यहाँ पे है, गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000. गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 टेकन बाय द टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय द प्रोप्राइटर वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओके, while passing rectification entry, what account should be debited and what account should be credited? Very interesting question, बहुत मजेदार है. तो हमारे जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने गुड्स लिए 1,28,000 के, and that he used for the domestic use. Now, first of all, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं हम. What should have been the correct entry? The correct entry should have been drawings account debit to purchases account. ये आपकी जो है करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 1,28,000 से, कि आपने ड्राइंग्स डेबिट किया और परचेजेस को क्रेडिट किया. वाई? बिकॉज व्हेन यू टेक गुड्स फॉर पर्सनल यूज तो आपकी परचेज माइनस करनी रहती है और ड्राइंग्स को डेबिट करना रहता है. हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी? सो हम देखते हैं व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री जो हमने पास करी. लेट्स फिगर इट आउट. दे वर एक्चुअली क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट. तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है? आपने एंट्री पास कर दी है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो 1,28,000 आपने ये एंट्री पास करी है, राइट? ये 128 थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं उसको क्लियरली दिखा देती हूँ. या परफेक्ट. तो आपने रॉन्ग एंट्री की. तो हम जानते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करेंगे. राइट एंट्री हम यहाँ पे बहुत ईजी है हमारे लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करना. हमारे को क्या क्रेडिट करना चाहिए था ये, तो इसको कर दो. तो टू सेल्स अकाउंट हो गया हमारे पास यहाँ पे. सॉरी, हमको क्या करना चाहिए था क्रेडिट? परचेजेस अकाउंट. परचेजेस अकाउंट करना चाहिए था तो उसको कर दो. और डेबिट क्या करना पड़ेगा? ये गलत क्रेडिट हो चुका है तो इसको डेबिट करना है, तो इसको कर दो सेल्स अकाउंट डेबिट 1,28,000 to purchases 1,28,000. This is what will happen. So what account will be debited? What account will be debited? Sales account will be debited. Sales account will be debited and कौन सा account credit होगा? Purchases will be credited. So option C is the right answer. Now I'll tell you one more thing कि students यहाँ पे confuse कहाँ हो सकते हैं. Option D देखो. Option D आता है कि credit किसने किया? Suspense account में. ठीक है, तो हमारे मन में आता है अरे सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट या परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. अब देखो इस चीज का मैं हमेशा कंफ्यूजन आपका क्लियर करने के लिए आपको देती हूँ एक सिंपल सी टिप, एक सिंपल सा फंडा. गौर से देखिएगा कि मैं क्या समझाने वाली हूँ. से फॉर एग्जाम्पल कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस एंट्री के अलावा कोई एंट्री नहीं. जस्ट आप अज्यूम कर लो एक बार इसको. तो जब आपने ये रॉन्ग एंट्री के बेसिस पे अपना ट्रायल बैलेंस बनाया होता तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसे दिखता? देखते हैं हम कैसा दिखता. आपने बनाया होता अपना ट्रायल बैलेंस. अब वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास, तो आपका दिखता है यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे दिखता क्रेडिट. आप ड्राइंग्स में कितना दिखा देते? आप ड्राइंग्स में दिखा देते 1,28,000 और आप सेल्स कितना दिखा देते? 1,28,000. क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता? यस, मैच हो जाता. ट्रायल बैलेंस मेरा 1,28,000. सो इन दिस केस क्या कोई स्कोप है भी सस्पेंस अकाउंट होने की? है ही नहीं. मेरा ट्रायल बैलेंस तो पूरा का पूरा टैली है. मतलब दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से करना भी है अगर मुझे रेक्टिफाई, तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको यहाँ से हटा देना और माइनस परचेजेस मुझे यहाँ पे दिखानी पड़ेगी 1,28,000. यहाँ तो हम सिर्फ अज्यूम कर रहे थे कि ये एक ट्रांजैक्शन है, दूसरे ट्रांजैक्शन होंगे तो ये -128 आपको समझ में आ जाएगा. तो बात ये है कि सस्पेंस अकाउंट आने का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो स्कोप. देयर इज नो स्कोप ऑफ सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट तब होता है जब हमें कोई एरर जब कोई ऐसी एरर हो जाती है जिससे कोई एक अकाउंट इफेक्ट हुआ और दूसरा अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट? जैसे जब हम अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली चीज करते हैं वहां पे सस्पेंस अकाउंट होता है. यहाँ पे तो सस्पेंस अकाउंट की कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग टैलीड, राइट? सो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 60. तो इसमें ध्यान रखना सेल्स डेबिट टू परचेजेस होगा. क्वेश्चन 61 पे चलते हैं हम. इन अ कंसाइनमेंट द परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय. तो जब आप कंसाइनमेंट करते हो तो परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? आपको कंसाइनर भेजता है. सिंपल कंसाइनमेंट का ये सम है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो व्हेन यू मेक दिस कंसाइनमेंट अकाउंट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंसाइनर होता है वो एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, एंड दैट परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय whom? इट इज सेंट बाय द कंसाइनर. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 62. क्वेश्चन 62, अनिल ड्रॉज अ बिल वर्थ ₹60,000. ओके, तो अनिल ने एक बिल ड्रॉ किया. कितने का? अनिल ने बिल ड्रॉ किया है 60,000 रुपीज का. परफेक्ट. फॉर 30 days आफ्टर डेट.
उसमें क्या लिखा हुआ है 30 days आफ्टर डेट। ठीक है, डेट कब है इसकी, तो इसकी डेट है 1 March 2024। परफेक्ट। ऑन विच डेट विल द बिल मेच्योर, कौन सी डेट पे बिल मेच्योर होगा, गिवन इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन March 7। अच्छा, एक्सेप्ट बिल की डेट क्या है, बिल की डेट है 1 March। ठीक है, हमने ये चीज़ नोट करके रख ली। अब हमारे पास दूसरी डेट क्या आती है, हमारे पास दूसरी डेट आती है ये वाली कि बिल एक्सेप्ट किस दिन हुआ है। सो बिल एक्सेप्ट हुआ है 7 March 2024 को। हमें फाइंड करनी है कौन सी डेट पे जो है वो बिल मेच्योर होगा। तो हमारे बिल पे क्या लिखा हुआ है, हमारे बिल पे लिखा हुआ है 30 days आफ्टर डेट। दैट मीन्स जो मुझे डेट ऑफ मेच्योरिटी कैलकुलेट करनी है वो इसके बेसिस पे करनी है गाइज। मुझे इसके बेसिस पे डेट ऑफ मेच्योरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी रहेगी। मुझे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि बिल पे क्या लिखा है, दैट 30 days आफ्टर डेट। तो डेट क्या है मेरी बिल की 1 March 2024। तो इस डेट को एक्सक्लूड करके 30 days पे हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 31 March 2024। देखो मार्च कितना डेज का होता है, महीना 31 डेज का होता है, तो उसमें फर्स्ट आप हटा दो, तो 31 - 1 कर दिया, तो बचे कितने 30 एग्जैक्ट, और हमें 30 डेज ही चाहिए। तो आपके लिए फर्स्ट डेट क्या आ गई 31 March 2024। सो क्या आप 31 March जो ऑप्शन ए है उसको सिलेक्ट कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। 3 days ग्रेस पीरियड वाला फंडा भी तो पता है ना हमें, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे +3 days ग्रेस। तो कौन से डेज ग्रेस हो गए, 1, 2 and 3। सो व्हाट इज माय डेट, व्हाट इज माय डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ दिस, इट विल बी 3rd April 2024। तो यहाँ पे आपको समझना है कि 3rd April 2024 विल बी द मेच्योरिटी डेट। आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड विद दिस डेट ऑफ 7th March। मेरे लिए सिर्फ क्या मैटर करेगा, मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करेगी 30 days आफ्टर डेट, और उसमें फर्स्ट को आपको एक्सक्लूड करना है, उसके अलावा 30 days देखना, बिकॉज इट सेज 30 days आफ्टर डेट, यानी इस डेट को छोड़ दो। तो 30 days कहाँ खत्म होते हैं, 31 पे खत्म होते हैं, पर हम जानते हैं कि 3 days का ग्रेस पीरियड हम अलाउ करते हैं। तो 1, 2, 3। सो व्हाट इज द डेट ऑफ मेच्योरिटी, इट विल बी 3rd April, राइट। परफेक्ट। सो व्हाट विल बी माई राइट आंसर, माई राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी मेरा जो है 3rd April वो राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है। ऑन ऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑन ऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट मेच्योरिटी, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर व्हेन। ओहो, हमसे ये पूछा है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर किया जाएगा मेच्योरिटी पे, मतलब जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया था जब वो उसका पेमेंट करेगा, तब ड्रॉअर की बुक्स में हमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पे वापस से थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक्स हम समझते हैं ताकि क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए एकदम। सो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, सो देयर आर मल्टीपल पार्टीज, देयर इज अ ड्रॉअर, देयर इज अ ड्रॉई एंड देन देयर इज अ पे। ठीक है, ड्रॉअर वो होता है जिसने वो बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई वो होता है जिसको अल्टीमेटली पैसे देने हैं। दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू पे द मनी, एंड पे इज द पर्सन जिसको पैसे रिसीव होंगे। हम जानते हैं इन लॉट ऑफ सिचुएशंस, इन लॉट ऑफ सिनेरियोज, दीज टू पीपल आर द सेम। जो बिल ड्रॉ करता है वो पे ही होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अनलेस एनीथिंग मेंशन। तो यहाँ पे ड्रॉअर एंड पे मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली दे आर सेम, अनलेस कोई अदर चीज आती है तो पे को पैसे मिलने होते हैं और जो ड्रॉई होता है उसको पैसे देने होते हैं। हमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सिनेरियो में ऐसा होगा कि ये जो ड्रॉअर है इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री ही नहीं होगी जब ये जो ड्रॉई है इस बिल का पेमेंट कर देगा। सो अब देखो, अगर जब ड्रॉई इसका पेमेंट करेगा तो ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके ऐसे एंट्री होनी चाहिए। सिचुएशन हमें यहाँ दी हुई कि कौन से सिनेरियो में आप यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करोगी वंस द ड्रॉई हैज डन द पेमेंट। तो उसका सिंपल सा फंडा है, अगर मैंने इस बिल को किसी और को एंडोर्स कर दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल के पैसे ड्रॉअर के पास पहले ही आ चुके हैं, और अब जो वो एंडोर्सी है जिसको मैंने ये बिल एंडोर्स किया था उसके पास अब ये बिल है, और ये जो ड्रॉई है, सपोज मैंने मिस्टर एक्स को ये बिल एंडोर्स किया था और मिस्टर वाई ड्रॉय है, अब ये ड्रॉई
y जो है वो इस x को पेमेंट करेगा, और जब वो x को पेमेंट करेगा तो मेरी बुक्स में कोई इफेक्ट क्यों ही आएगा, क्योंकि मैंने तो बिल ऑलरेडी एंडोर्स करके सामने वाले को भेज दिया है. सो उसी सिनेरियो में व्हाट विल हैपन, उस सिनेरियो में आई विल नॉट पास एनी एंट्री. सो व्हाट इज माई राइट आंसर? माई राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड. तो यहाँ पे व्हेन यू सेंड बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, अगर आपने बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया दैट मीन्स वो बिल आपके पास है. तो अगर उसके पैसे आएंगे तो आपके पास आएंगे, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट आएगा, आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. दिस विल ओनली हैपन व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन यू डू नॉट हैव टू मेक एनी जर्नल एंट्री. राइट, सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आ जाता है दैट इज क्वेश्चन 64. What will be the accounting for goods purchased for joint venture? हमने क्या किया, joint venture के लिए goods purchase करे हैं by co-venturer in case separate set of books of accounts. तो आपकी कैसी books of accounts maintain हो रही है guys? So you are maintaining separate set of books of account. तो आपने entry पास करनी है. को-वेंचरर कैसे एंट्री पास करेगा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो वहां पे हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम किस चीज को डेबिट करेंगे. सबसे पहले हम डेबिट करेंगे हमारे जॉइंट वेंचरर को, हमारे जॉइंट वेंचर को जो है सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट करेंगे. सो हु विल बी डेबिटेड? जॉइंट वेंचर विल बी डेबिटेड बिकॉज यू आर परचेजिंग दिस गुड्स फॉर द जॉइंट वेंचर. सो अकाउंटिंग फॉर गुड्स परचेज फॉर जॉइंट वेंचर बाय को वेंचरर इन केस सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट. तो यहाँ पे क्रेडिट किसको हो जाएगा? को वेंचरर को हो जाएंगे. सो देयर विल बी टू वेंचरर्स, देयर विल बी जॉइंट वेंचरर्स में, तो आप जॉइंट वेंचर को डेबिट करोगे, ठीक है, और आप जॉइंट क्रेडिट किसको करोगे? को वेंचरर्स अकाउंट को करोगे. सो दिस, ये सारी जेवीज, दिस जॉइंट वेंचर का एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन द लेक्चर्स, वहाँ पे उसको और क्लियरली आप समझ सकते हैं. सिंपल सा फंडा है, आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में हर चीज कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? एवरीथिंग गेट्स ट्रांसफर टू वेयर? इट गेट्स ट्रांसफर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में चला जाता है और उसका जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट किसके पास चला जाता है? को वेंचर अकाउंट में. नेक्स्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स अगला सवाल दैट वी हैव, वन सेकेंड, या सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 65. बट उसके पहले थोड़ी सी जो है हम अपनी ये स्क्रीन क्लियर कर देते हैं बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया है, दैट इज क्वेश्चन 65. अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है तो प्लीज आप उसे रीड करके सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम. राइट, क्वेश्चन 65, आकाश के रिलेटेड ये क्वेश्चन है. आकाश परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10 लाख. तो ये आकाश है, इसने कितने के गुड्स बाय करे हैं? आकाश बॉट गुड्स परचेज 10 लाख रुपीज, ठीक है. और जो विकास है, विकास ने क्या किया? 4/5 ऑफ द गुड्स उसने बेच दिए फॉर 12,50,000, ठीक है. तो देयर इज दिस आकाश ने गुड्स खरीदे 10 लाख के, विकास ने बेच दिए 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 12,50,000. बैलेंस ऑफ द गुड्स वर टेकन ओवर बाय विकास एट कॉस्ट लेस 20%. बाकी जो गुड्स थे यानी 1/5 गुड्स वो विकास ने क्या किया? खुद ले लिए. कितने पे? कॉस्ट लेस 20%. इफ सेम सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, आप सेम बुक्स मंगा रहे हो, हमें प्रॉफिट ऑन वेंचर फाइंड करना है. तो इसका करने का सिंपल सा तरीका है. अब इसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. एक तो वो गुड्स जो बिके हैं और एक वो गुड्स जो विकास ने ले लिए. सो यहाँ हम लिख देते हैं गुड्स सोल्ड और यहाँ पे गुड्स टेकन, ठीक है. अब गुड्स सोल्ड का हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल वैल्यू. व्हाट इज द सेल वैल्यू? 12,50,000, राइट. अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसकी कॉस्ट, तो यहाँ पे 10 लाख का पूरा माइनस हो जाएगा क्या? नहीं, दैट परटेन्स टू विकास ने जो बेचे हैं दैट इज ओनली 4/5. तो हम यहाँ पे निकालेंगे 10 लाख का 4/5, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है? 8 लाख रुपए. तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 8 लाख रुपीज. तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन दिस? इट इज 4,50,000. नाउ व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग गुड्स? अब देखो ये रिमेनिंग गुड्स मेरे पास कितने हैं? 10 लाख माइनस 8 लाख. 10 लाख माइनस 8 लाख है मेरे पास, तो ये आता है 2 लाख. ये 2 लाख का हुआ क्या? ये 2 लाख का हुआ ये कि ये 2 लाख का जो कॉस्ट था ये विकास कितने पे ले गया है? कॉस्ट लेस 20%. तो इसका माइनस करो 20%, तो ये 1/5 कितना आता है? 40,000. तो यहाँ पे इसकी जो सेल वैल्यू इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं वो कितनी है? 160. तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया? 40,000 का. सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑन द वेंचर? अगर नेट प्रॉफिट ऑन द वेंचर हम फिगर आउट करें तो वो कितना होता है? 4,10,000. 450 माइनस 40. सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. ऑप्शन ए मेरा राइट निकल के आता है, दैट इज 4,10,000. सो 4,10,000 इज माई राइट आंसर. सो यू हैव टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स. वो गुड्स जो बिके
वो गुड्स जो विकास ले गया, जो गुड्स बिके उस पे कितना प्रॉफिट आया, विकास वाली गुड्स पे लॉस प्रॉफिट जो भी आया, दोनों को क्लब कर दो, वो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ऑन वेंचर आ जाएगा, राइट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स अगला सवाल, इन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स क्या। तो ऐसे जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट आप बनाते हो, आप सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस, हिज और हिज रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस ही बनाते हो ऑफ दी जॉइंट वेंचर। दिस अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन, इसके ऊपर सम्स भी है। जॉइंट वेंचर के लेक्चर में आप ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं। Question 67. Which of the following is not a component? Which of the following is not a component of financial statements of a sole proprietorship? अच्छा, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपोनेंट नहीं होता है व्हेन यू मेक अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, राइट। तो उसमें देखो, क्या बैलेंस शीट बनाता है? हाँ बनाता है। पीएनएल बनाता है? हाँ बनाता है। ट्रेडिंग बनाता है? बनाता है। एप्रोप्रिएशन बनाता है? क्या नहीं बनाता? सो व्हाट इज योर राइट आंसर? सी। ये अकाउंट हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाते, बिकॉज हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा प्रॉफिट्स है वो उसका खुद का ही है। एप्रोप्रिएशन तो बनता है ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग शेयर होता है, रेशियो होता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट सो दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स बेस्ड ऑन द वेरियस रेशियोज, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी हम देखते हैं, असर्टेनिंग प्रॉफिट लॉस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हम जानते हैं कि वो सब हैपेंस लेटर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से तो आपको जो एक फिगर मिलता है वो कौन सा मिलता है? वो मिलता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फिगर आपको हमेशा मिलता है। सो द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 68। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सवाल, Question 69. Nice question. While drafting financial statements, goods distributed as free sample, आपने इसे सैम्पल में फ्री में दे दिए, बट नॉट yet accounted for in the books, आपने उसको बुक्स में उसको अकाउंटेड फॉर नहीं किया है। वो कैसे होगा? इन विच विल बी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो देखो, जब आप सैम्पल में देते हो, जब आपने सैम्पल में दिया है, वो अपने अकाउंट फॉर नहीं किया है, तो वो कहाँ कहाँ शो होगा? इट विल बी शोन इन 2 places. इट विल बी शोन इन बोथ इन ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपने जो सैंपल में दी थी वो आपको क्लोजिंग स्टॉक से भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको पीएनएल में दिखाना पड़ेगा दैट यू हैव गिवन दैट बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। सो दैट विल बी क्वेश्चन 69, दैट while drafting financial statements, goods distributed as free samples not yet accounted for in the books has to be reflected where? It has to be reflected both in trading account and profit and loss account. Alright guys, moving on towards the next question, outstanding wages. आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर आपके ट्रायल बैलेंस है ये, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस है जो यहाँ आती होंगी, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो आपने पे नहीं की है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी? नहीं। पीएनएल में डेबिट नहीं, बैलेंस शीट में आएगी अंडर लायबिलिटीज। यस, दिस इज द राइट आंसर। वाई? बिकॉज जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी से एसेट है, यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस का फिगर डालोगे। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 हमें क्या कहता है? इन राम्स स्टेशनरी बिजनेस फॉर द ईयर 2023-24 वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक था 4 लाख रुपीज। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4 लाख। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 20 लाख। हमने सेल कितना किया? 20 लाख। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। नाउ देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको पढ़ना पड़ेगा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, जीपी का रेट जो दिया हुआ है, दैट इज 25% ऑन, लिखता क्या है वो? इट सेज 25% ऑन कॉस्ट। यूजुअली ग्रॉस प्रॉफिट रेट किस पे होता है? ऑन सेल्स होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यूजुअल जो रेट हम जानते हैं वो किस पे होता है? जीपी अपॉन सेल्स पे होता है, बट यहाँ पे हमें क्लियरली दिया हुआ है दैट इट इज 25% ऑन कॉस्ट। नाउ एक ट्रिक होती है, दिस इज 25% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 1/4। कैसा है 1/4? 25/100 फैक्टराइज करोगे 1/4। तो अगर आपके प्रॉफिट जो है वो 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो अगर आपको फाइंड करना है कि सेल्स पे कितना है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, सेल्स पे वो हो जाता है 1/5। देखो ये एक चीज़ होती है जो हमने आपको लेक्चर्स में भी समझाई है, मैं यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। ये कॉस्ट है, ये सेल्स है। अगर जीपी इज 1/2 ऑन कॉस्ट तो सेल्स पे होता है 1/3, न्यूमरेटर में एक ऐड हो जाता है। इफ दिस इज 1/3 तो सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट
Gross profit ratio on sales will be 1/4. If this is 1/4, it will be 1/5 and it goes on like this. ये लॉजिक, ये शॉर्टकट तभी यूज़ करना जब न्यूमरेटर में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा. अगर न्यूमरेटर में कोई और फिगर हो रहा है तो ये लॉजिक कभी मत लगना. इसका डेरिवेशन, इसका कैलकुलेशन, इसका क्यों ऐसा है, ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन इन द लेक्चर्स. उसके लिए आप हमारी ऐप में लेक्चर्स देख सकते हैं जो अगेन गाइस फ्री में अवेलेबल है एंड टॉप से टॉप क्वालिटी के हैं. तो वहाँ से आपको फिगर आउट हो जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है. सो फिलहाल आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट लॉजिक. आई शो यू दिस ट्रिक. नाउ यू शुड नो सच ट्रिक्स. आपको ये सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए बिकॉज इन्हीं सब ट्रिक्स से आप एग्जाम में काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं. सो 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना हो जाएगा गाइज, इट विल बी 1/5. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, परचेजेस है हमारे पास 24 lakhs. हमें फाइंड करनी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड. तो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट, वी हैव टू फिगर आउट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू. तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं. चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. 1 सेकेंड. या सो दिस इज आवर क्वेश्चन 71. क्वेश्चन 71 आ जाता है हमारे पास. हाँ, तो हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख रुपए. ओके, सेल्स कितनी है हमारे पास, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 20 lakhs. 20 lakhs की हमारी सेल है. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 25% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट. तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, 1/5, जो अभी मैंने शॉर्टकट बताया. तो मैंने लिखा 20 लाख डिवाइडेड बाय 1/5. सो व्हाट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज 4 lakhs. So in the basis of this, I can say one thing, that my cost of goods sold is how much? 20 lakhs minus 4 lakh. That is how much? 16 lakhs. 16 lakhs is my cost of goods sold. This is the one thing that I figured it out. Now I know one more thing. That cost of goods sold is opening stock plus purchases minus closing stock. तो मेरी cost of goods sold आई 16 लाख रुपए. मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख रुपए का, 4 लाख यहाँ पे ऐड कर दिया. परचेजेस कितना है, 24 lakhs का, और माइनस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक. तो इसके बेसिस पे कहना है फिगर आउट क्लोजिंग स्टॉक. 28 में से 16 गया तो कितना बचा, 12 लाख. सो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, 12 लाख रुपये. वेरी वेरी इजी सवाल, एकदम आसान सवाल था. 12 लाख रुपए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो यहाँ पे हमें क्या चीज़ फंडा ध्यान रखना पड़ा कि 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है. दैट मीन्स सेल्स पे वो कितना हो जाएगा, इट विल बी शायद 20%, नॉट शायद, इट विल बी 20%. 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 72, ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क इज, सो हम सब जानते हैं कि ट्रेडमार्क अगर नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इज दिस टैंजिबल, इज दिस फिक्स, इज दिस करंट. इट इज़ वॉट, इट इज़ एन इंटैंजिबल. तो पहले ही ऑप्शंस में देख लो इंटैंजिबल कहाँ दिया हुआ है, तो वो सिर्फ दिया हुआ है ऑप्शन बी में. सो बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन बी, दैट ट्रेडमार्क इज अ फिक्स्ड इंटैंजिबल असेट्स. इट्स नॉट टैंजिबल, इट्स नॉट करंट, इट्स नॉट फिक्टिशियस. राइट, चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द अगला सवाल दैट वी हैव. 1 सेकेंड. या क्वेश्चन नंबर 73. तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 73. क्या बोलता है क्वेश्चन 73, मधु's ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st of March 2024 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. 12% बैंक लोन सिंस 1st जुलाई 2022. अच्छा, तो जुलाई 2022 को हमने एक बैंक लोन लिया था, तो हमारी एक एंट्री तो इस पे 23 पे एक क्लोज हुआ होगा. और अभी जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24. और इसके ट्रायल बैलेंस की हम बात कर रहे हैं. बैंक लोन है इतना, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमने पे किया 20,000. व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीएनएल फॉर द ईयर दिस थिंग. तो इस साल पे कितना पीएनएल में डेबिट होगा. अब देखिए आपने पे भले 20,000 किया, पर इस साल आप कैलकुलेट किस पे करोगे, तो आपका 2 लाख का लोन है जो दिखा रहे कि सिंस तो एंड सो, उस पर हम कितना लेंगे 12%. देखो अब कई बार गलती से लोग इसको 9 months का ले लेते हैं, पर आपको ध्यान रखना है सिंस 1 जुलाई 2022 दिया हुआ है. 23 होता तो आई वुड हैव एग्रीड, बट यहाँ 22 है, यानी इस पूरे साल में तो वो पूरे साल के लिए ये लोन अवेलेबल था. पिछले साल में दैट वाज 22-23 में दैट लोन वाज अवेलेबल ओनली फॉर 9 months. सो करंट ईयर में इट वाज देयर थ्रू आउट. सो उस पर हम 12% के हिसाब से निकाल लेंगे 24,000. सो व्हाट इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, 24,000. अच्छा, कई लोग इसको गलतबाजी में 4,000 भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इंटरेस्ट पे किया 20,000 तो 4,000 डिफरेंस. नहीं, हमें फाइंड करना है कि इंटरेस्ट डेबिट कितना होगा. 4,000 तो फिगर है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का. राइट, सो दैट वाज अनदर लवली क्वेश्चन, क्वेश्चन 73 मधु के ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड.
आगे बढ़ते हुए सम सॉल्व करते हुए अगला सवाल गाइस वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 74। चलो अब क्वेश्चन 74 को सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है ये, रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलेगा आपको। एंड गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा अकाउंट तरीके से करती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स ऑल्सो, बहुत सारे इसके शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बट मुझे पर्सनली इसको हार्डकोर ट्रेडिशनली अकाउंटिंग की तरीके से करना काफ़ी ईजी लगता है, उसमें कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते। सो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब, एक सोशल क्लब का सब्सक्रिप्शन दिया है फॉर द ईयर 23-24, appearing in income and expenditure account is 87,000. So income and expenditure account में आप subscription income कितना दिखा रहे हो? 87,000. Ascertain the amount of subscription received during the year given the following details. हमें क्या फिगर आउट करना है? हमें फिगर आउट करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, बैंक में सब्सक्रिप्शन की तरफ कितना पैसा आया। सो ध्यान रखो जब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो हो सकता है पुराने कुछ अरियर्स थे वो आए, हमने कुछ एडवांस रिसीव कर लिया है, एग्जिस्टिंग अरियर्स हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग एडवांस हो सकता है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये सॉल्व करना रहेगा। तो आप यहाँ पे बना लो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक यहाँ पे आप लोग को बना लेना चाहिए दैट इज अरियर्स अकाउंट, और एक आपको बना लेना चाहिए दैट इज एडवांस अकाउंट। नाउ लॉट ऑफ पीपल ऑफ यू माइट फील कि अरे मैम इससे अच्छा तो शॉर्टकट फॉर्मूला वगैरह भी आप करवा सकते हैं। दैट इज ऑलवेज अवेलेबल, बट आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज इन ऑल दोस फॉर्मूलाज। मुझे सिर्फ अकाउंटिंग में अकाउंट से समझ में आता है कि क्या चीज़ प्लस, क्या चीज़ डेबिट, क्या चीज़ क्रेडिट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू सी दिस वंस आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने दिखाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम ऑफ 87,000। दैट मीन्स मैंने क्या एंट्री पास करी होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितने से, 87,000 से। एवरीथिंग कोशिश क्या करो अकाउंटिंग एंट्री में पास कर दो। तो यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ लिख सकती हूँ टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, 87,000। ठीक है, ये मैंने एंट्री करी होगी और ये एंट्री यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के उसमें छोड़ दिया है। आगे का अपन देखते हैं। अरियर्स सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2023, यानी ये ओपनिंग की बात होगी क्योंकि हमारा साल क्या चल रहा है, 23-24 चल रहा है। सो ओपनिंग मैंने क्या कहा, ओपनिंग में हम ऐसा कह रहे हैं that there was arrears of 10,000 and 31st March को it was arrears of 12,000. So basically this is like my debtors balance कि ये पैसा मुझे आना था, आया नहीं। ठीक है, that was something which was due to me, it didn't come to me, so that is an arrears। ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन का arrears है। तो मैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख सकती हूँ। सो आई कैन राइट यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 10,000 रुपीज़, और फिर मैं यहाँ कर सकती हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने अरियर्स अकाउंट अपना बना दिया। अब अरियर्स अकाउंट ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, 31 मार्च 2023 की बात करते हैं। सो 31 मार्च 23 को व्हाट हैपेंस, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में पढ़ा था दैट वाज हाउ मच, 31 मार्च 2023 को 11,000, और करंट ईयर में जो एडवांस में पढ़ा है दैट इज 8,000। सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये होता मेरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिकॉज आप देखो आपकी बैलेंस शीट होती है, आपकी बैलेंस शीट होती, आप अरियर्स यहाँ दिखा रहे होते और आप एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस इनकम यहाँ दिखा रहे होते, तो इसका होता डेबिट बैलेंस, इसका होता क्रेडिट बैलेंस, और इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिख दिया, हाउ मच इज दिस फिगर, 11,000 रुपये। तो मैंने यहाँ लिख दिया 11,000 रुपये, और टू बैलेंस कैरी डाउन में कहाँ चला जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना चला जाएगा, 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये मेरे पास सारे ट्रांजैक्शन, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। नाउ व्हाट आई हैव टू फिगर इट आउट, आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड फॉर द ईयर। अब इसको आप सिंपल सा तरीका है, जो भी इनके बैलेंसिंग फिगर्स है आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज तभी तो ये अकाउंट क्लोज होगा। तो यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 2,000, और यहाँ भी आपने लिखा टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट हाउ मच, 3,000 विच इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तभी जाके ये आपका अकाउंट क्लोज होगा, और ये सब यहाँ आ जाएंगे। बाय अरियर्स अकाउंट हाउ मच, 2,000, बाय एडवांस अकाउंट हाउ मच, 3,000। नाउ व्हेन यू सी दिस लेजर, अब इस लेजर में व्हाट एंट्रीज क्या पेंडिंग है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आया मेरे पास वो कितना आया, 87,000। अब यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। सो दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर, सो दैट विल बी हाउ मच, 82,000।
सो ये आपको करने का तरीका है। इसके बहुत शॉर्टकट्स हैं जो दूसरे लोग आपको बताते हैं, बट पर्सनली मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है कि आपने अकाउंट बना लिए, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग डाल दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और वहाँ से जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, दैट इज द समथिंग विच यू हैव रिसीव्ड। और ये इसमें क्यों आएगा? बिकॉज दैट पर्टेन्स, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने क्यों भेजा इसको, बिकॉज है तो वो सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट। वहाँ से हमें पता चलेगा कि इतना 2000 अरियर्स था और इतना 3000 रिसीव था, और वो हटा के मैंने 87,000 के हिसाब से जो है पैसा वहाँ पे ट्रांसफर किया। बिकॉज आप देखो, आपका जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन पड़ा था करंट ईयर में, वो हो गया कितना? 8,000 का। तो अगर सपोज कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11,000 में से 8,000 हटा दो, 3,000 ऐसा एडवांस सब्सक्रिप्शन है, 3,000 ऐसा एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर में मेरा इनकम में बुक होना चाहिए। क्यों बुक होना चाहिए करंट ईयर की मेरी इनकम में? वो इसलिए बुक होना चाहिए क्योंकि हैड देयर बी नो अदर ट्रांजैक्शन, मेरा एडवांस 11,000 से 8,000 हो गया, मतलब वो मेरी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम में होना चाहिए। तो 87,000 जो मैं करंट ईयर की इनकम में बुक कर रही हूँ, करंट ईयर की इनकम में बुक कर रही हूँ, उसमें से 3,000 तो मुझे पहले ही रिसीव हो चुका है। दिस इज अमाउंट दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। ठीक है, दिस इज अमाउंट दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। तो यानी इसका पैसा मुझे करंट ईयर में नहीं मिला। दूसरी बात, सपोज और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, अरियर्स जो था वो 10,000 का 12,000 हो गया, मतलब 2,000 का एक्स्ट्रा अरियर्स आ गया, मतलब 2,000 के पैसे मैंने इनकम में तो शो कर दिए हैं, इस 87,000 की इनकम में तो शो कर दिए, बट दिस मनी आई हैव नॉट येट रिसीव्ड, सो आई विल रिड्यूस दिस वैल्यू ऑल्सो। सो 82,000 मेरा क्या आ जाएगा? दिस इज द अमाउंट विच आई हैव एक्चुअली रिसीव्ड, दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव एक्चुअली रिसीव्ड। आप ऐसे करो, वैसे करो, जैसे करना है करो, पर आंसर सही लेके आओ। पर्सनली इफ आई फॉलो दिस ट्रेडिशनरी अकाउंटिंग मेथड, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ एन एरर। सो दैट वाज क्वेश्चन 74। राइट आंसर क्या निकला हमारा? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 82,000। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टुवर्ड्स अगला सवाल, क्वेश्चन 75। सो क्वेश्चन 75 हमारे पास आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, तो हमें क्या पूछता है सवाल? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम अकाउंट, और ये क्या होता है? सो इज इट अ पर्सनल अकाउंट? चलो देखते हैं ऑप्शंस। नहीं। इज इट अ फिक्टिशियस अकाउंट? फिक्टिशियस अकाउंट है तो हम बना ही क्यों रहे हैं? सो व्हाट इज द राइट आंसर? इज इट अ रियल अकाउंट? नहीं, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आती हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन 76, व्हेन लाइफ मेंबरशिप फी इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, तो क्या आप सारा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करते हो? बिल्कुल भी नहीं। एंटायर अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज पेमेंट्स इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो आपको रिसीव हुआ है तो ये भी नहीं। एंटायर अमाउंट इज एडेड टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट, दैट इज द राइट आंसर, कि आप उसे फिर कहाँ डाल देते हो? आप उसे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हो, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो आप क्या कर रहे हो? आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करने की बात कर रहे हो। सो दैट इज क्रिएटेड ओनली ऑन, वो किस पे क्रिएट होता है? इज इट क्रिएटेड ऑन इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट पे क्यों करोगे? ऐसे अपना 100% डिस्काउंट दे चुके हो उसको एक तरीके से। इज इट क्रिएटेड ऑन टोटल डेटर्स? आई डोंट नो, लेट्स सी। बैड एंड डाउटफुल डेटर्स? बिल्कुल भी नहीं। टोटल डेटर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ, दिस मेक्स द राइट आंसर। क्योंकि अगर आपके 1 लाख के डेटर्स है, उस पर आपको लगता है 10,000 का बैड डेट्स होने वाला है, तो 90,000 पे ही आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करो ना। आप पूरे पे डिस्काउंट करोगे तो क्या फायदा? क्योंकि तो बैड डेट्स होते हैं तो पैसे ही नहीं आने वाले आपके। तो जो पैसे आने वाले उसी के ऊपर आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन करो कि हाँ, मुझे 90,000 पे कुछ डिस्काउंट 10% देना पड़ा भी 9,000 जैसा, तो 81,000 जैसा मेरा पैसा आ जाएगा। So what is my right answer? Option D is the right answer. That is total debtors after providing provision for bad debts. Right? चलिए, moving on towards the next सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या आ जाता है? Question 78. Question 78 हम पढ़ते हैं, जग्गू purchase goods of ₹80,000 for cash at 10% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा उसको? 10%, और कैश डिस्काउंट उसको कितना मिला? 5%। परचेज कितने से डेबिट होगी? सो ध्यान रखना, जब परचेज आप डेबिट करते हो तो आप सिर्फ जो ट्रेड डिस्काउंट का एलिमेंट है आप उसी को सिर्फ माइनस करते हो, आप कैश डिस्काउंट से माइनस नहीं करते हो। कैश डिस्काउंट अलग से कहाँ शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 80,000, इस पे 10%, दैट इज 8,000। तो मैं परचेजेस कितने से दिखाऊंगी? आई विल शो परचेजेस एट 72,000. So what is my right answer? Option A, that is 72,000. Right guys?
चलिए क्वेश्चन 79 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 79 हमें क्या बोलता है, दैट गुड्स परचेज फ्रॉम लोकेश बट रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर द रिजल्ट विल बी। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। क्वेश्चन 79 आता है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किए लोकेश से, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, परचेज डेबिट टू लोकेश, ठीक है। तो आपने कुछ एक्स अमाउंट बाय किया, आपने इसको रॉन्गली एंटर कहाँ कर दिया, सेल्स रिटर्न में, तो आपने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न टू लोकेश। जब आप इसको ठीक करोगे तो इससे क्या होगा, क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या नेट प्रॉफिट में इंक्रीज। सबसे पहली बात इंक्रीज, हम नेट प्रॉफिट तक तो पहुंचेंगे क्योंकि तो परचेज और इन सब की बात है, तो इस पार्ट को तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को देखते हैं जहाँ पे जीपी अफेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, अल्टीमेटली वो नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, बट देन अगर हमारे पास जीपी वाले ऑप्शन है तो पहले हम उनको देखते हैं। क्या अगर आप इस एंट्री को ठीक करो, सबसे पहले इस एंट्री को ठीक करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, हमें एंट्री करनी पड़ेगी परचेजेस टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। हमें करेक्ट एंट्री ये पास करनी है। व्हेन यू डू दिस राइट एंट्री, विल दैट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। से फॉर एग्जाम्पल आप अभी ग्रॉस प्रॉफिट बनाते तो अभी आपने क्या किया होता, आप सेल में से ही कुछ फिगर माइनस किया होता और आपका जीपी यहाँ पे आ रहा होता, राइट। अब आप जब करेक्ट एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को ऐड बैक कर दोगे और यहाँ आप माइनस कर दोगे। तो से फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ -2000 किया होता तो आपका जीपी कुछ -2000 आ रहा होता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। रेक्टिफिकेशन के लिए अब आप इधर +2000 कर दोगे, अगर आप इधर +2000 कर दोगे तो ये +2000 हो गया, तो क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, बिल्कुल नहीं। आपको दूसरी एंट्री यहाँ परचेज भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो इफेक्टिवली आप वापस परचेज माइनस करोगे तो आप वापस ले दे के कौन से प्रॉफिट पे ही आ गए, आपका प्रॉफिट ले दे के वापस क्या आ गया, 2000 ही आ गया ना, जो आपका ओरिजिनल प्रॉफिट था। सो दैट इज द रीजन। इसका राइट आंसर क्या है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, there will be no effect on the gross profit. Why? Because आपने सेल्स रिटर्न की जगह परचेज की जगह सेल्स रिटर्न कर दी, बट आप जब रेक्टिफाई करोगे तो दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। बेसिकली एक चीज़ ऐड होगी, लेस होगी, तो ओवरऑल सिचुएशन वही की वही रह जाएगी। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर अकाउंट। सॉफ्टवेयर नाम आते ही दिमाग में क्या बजना चाहिए, टैंजिबल, इंटैंजिबल, करंट, फिक्स्ड, क्या। सो हम जानते हैं सॉफ्टवेयर अकाउंट इज व्हाट, सॉफ्टवेयर अकाउंट इज एन इंटैंजिबल अकाउंट। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सिंपल से सवाल, देखो ऐसे सवाल ना 5 सेकंड नहीं लगते, 10 सेकंड नहीं लगते, और जो बड़े सवाल होते हैं उनके लिए हम टाइम सेव कर सकते हैं फ्रॉम दीज एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर अकाउंट्स इज नॉट ओपन। ओके, यहाँ पे थोड़ा शायद दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ओपन पूछा है हमें, कौन सा अकाउंट बुक में नहीं होता है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। क्या उसे कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा उसको। क्या उसे कमीशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है, नहीं, कमीशन अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करना पड़ता है, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट करना पड़ता है। कौन सा सिर्फ नहीं करता है, वो सिर्फ कमीशन अकाउंट जो है, कमीशन अकाउंट को जो है वो ओपन नहीं करता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आपको स्क्रीन पे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आ चुका है दैट इज क्वेश्चन 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ओके, यहाँ पे हमें पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका आंसर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको ऐप में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको हमारी ऐप रेफर करनी है। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है वहाँ पे जो हमने आपको समझाया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, विच क्वेश्चन, दैट इज ओनली फॉर क्वेश्चन 82, यू हैव टू रेफर आवर ऐप टू फिगर आउट व्हाट इज द राइट सोल्यूशन एंड इट्स अ टास्क फॉर यू। आपको मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर रीजन, योर एक्सप्लेनेशन कि क्यों कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और क्यों बाकी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ये आप लोग के लिए रहा मैंने क्विज वाला सवाल। अगला सवाल आता है गाइस क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 क्या है, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पे हम कैसे कमीशन निकालना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सो देखो, एक फंडा होता है बिफोर चार्जिंग, एक फंडा होता है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में हमें ध्यान रखना है कि जब हम रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 है अगर रेट, तो हम 1/102 कर देते हैं। हम 100 से डिवाइड नहीं करते, हम 100 में वो रेट का परसेंटेज ऐड कर देते हैं, राइट। सो हमें मैनेजर को यहाँ पे देना है कमीशन 2% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन। If the profits before charging such commission as well as interest on capital are so and so, the manager's commission would be what? So,
हमारे पास प्रॉफिट्स कितना है, 1,08,000 है। इस 1,08,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हटा देते हैं, 6,000 हटा देते हैं पहले तो ये बचा 1,02,000। अब यहाँ पे हमें क्या चार्ज करना है, 2% चार्ज करना है। 2% कैसा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 1,02,000 इंटू 2 divided by 102. So what is my commission? My commission comes at 2,000. इस क्वेश्चन में जो कैच है वो यही है कि ये 102 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 100 से। So what is my right answer? Option B is the right answer. That is 2,000 rupees. Moving on towards अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84. 84 अगेन सब्सक्रिप्शन वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. Subscription received during the year was 70,000. Outstanding at the beginning of the year was 7,000. Income from subscription was shown as 75,000. What will be the amount shown as subscription outstanding at the end of the year? तो देखो अभी कुछ पहले सवाल में मैंने आपको 3 अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे हम एक ही अकाउंट में इसको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी हो जाए सॉल्व। तो आपने यहाँ पे बना दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट। आपको रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 70,000। तो व्हाट एंट्री यू वुड हैव पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आपके यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा बैंक अकाउंट में, व्हाट विल बी द मनी दैट विल गो इन द बैंक अकाउंट, 70,000। उस समय हमें निकालना था उस समय हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ हमें फिगर आउट क्या करना है, व्हाट विल बी शोन एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। चलिए हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 7,000। तो यहाँ पे टू बैलेंस जो मेरा ब्रॉट डाउन था, इट्स लाइक अ डेटर्स बैलेंस, वो कितना था यहाँ पे, इट वाज 7,000 रुपीज। इनकम वाज शोन एज 75,000। तो आपने यहाँ पे एंट्री क्या पास करी होगी, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, 75,000 से। तो यहाँ पे आप दिखाते टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, 75,000। तो ये आपका हो गया 82,000 और यहाँ आपका हो गया 82,000। हमें फाइंड करना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये यहाँ से आ जाएगा बाय बैलेंस, कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 82 माइनस 70 दैट इज हाउ मच, 12,000। तो आप चाहो तो इसे कंबाइंड अकाउंट में भी हमने बना दिया। हमने इसको बेसिकली एक डेटर्स अकाउंट जिस तरीके से बनाया, ओपनिंग मेरा आउटस्टैंडिंग जो मुझे पैसा मिलना था वो था 7,000। करंट ईयर में मैंने इनकम में बुक किया 75,000, दिस इज सिमिलर टू माय सेल्स। मुझे कस्टमर से मिला सिमिलर टू वैसा पैटर्न 70। तो अब मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है जो मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे रिसीव करना है, दैट इज 12,000 विच इज द बैलेंसिंग फिगर। सो व्हेनेवर यू मेक इन सच फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, कभी भी आपसे गलती नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए और सॉल्व सर्च करते हुए क्वेश्चन 85। सो क्वेश्चन 85 हमारे पास आ जाता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है, क्रेडिट है 25,000। यानी देखो पासबुक में ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये बैंक का ड्यू है आपकी तरफ से, यानी आपके लिए बैंक अकाउंट, आपके लिए, आपके जो ओनर हो उसके लिए ये कैसा है, इट्स अ डेबिट बैलेंस। समझ में आ गया ना ये लॉजिक है, हमने बीआरएस में अच्छे से समझा भी है इसका लॉजिक कि बैलेंस एज पर पासबुक तो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। आपकी बुक्स में जो बैंक अकाउंट है उसका मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो आपकी बुक्स में ये इसका मतलब है डेबिट बैलेंस। हाँ, अगर ये पासबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा होता तो आपके लिए ये बैंक का क्या हो जाता, क्रेडिट बैलेंस होता। इट्स ए उल्टा थिंग। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज सो एंड सो, चेक इशूड 29090 but recorded in cash book is 9900, find the bank balance as per cash book। ओके, बहुत आसान सवाल है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। हम क्या लिखेंगे, प्लस 25,000। देखो माइनस मत लिख देना, भले वो पासबुक में क्रेडिट है पर हमारा तो वो पॉजिटिव ही बैलेंस है ना, वो बैंक की लाइबिलिटी जो उसको हमें देनी, पर हमारा तो वो एसेट है, राइट। हमने क्या किया, हमें कहाँ पहुंचना है, वी हैव टू रीच द कैश बुक, वी हैव टू फिगर आउट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारे बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने चेक इशू किए थे 9090 के, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 9900। तो यहाँ पे हमारी बुक्स में, हमारी पासबुक में ये जो 25,000 का बैलेंस आ रहा होगा, ये कैसे आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये जो फिगर है ना 9090 वाला फिगर, ये जो फिगर है 9090 वाला फिगर, ये माइनस करके आ रहा होगा, बिकॉज हमने ये चेक इशू दिया था, सामने वाले ने बैंक में प्रेजेंट किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे हटा दिए और फिर जो भी बैलेंस आ रहा होगा वो हमारा बैलेंस आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमें पहुंचना है कैश बुक तक। तो हमने कैश बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड किया, 9900 से। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जब पासबुक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो ये चेक इशूड का जो फिगर है ये ऐड करना पड़ेगा
9090 और माइनस क्या करना पड़ेगा, जो चेक मैंने रिकॉर्ड किया है कैश बुक में। देखो हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन और वो सब नहीं कर रहे हैं, हम बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं कि बैंक पासबुक के बैलेंस से हम कैश बुक तक पहुंचना चाहते हैं। तो हमने कैश बुक में इस चेक को कितना दिखाया है 9900, तो हम उतना माइनस करो। तो यहाँ को हम माइनस करते हैं तो व्हाट हैपेंस 25,000 प्लस 9090 माइनस 9900, तो 24190 विल बी योर बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड कैसा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। प्लीज क्रेडिट मत लिख देना गलती से, ये कैसा है, इट इज़ अ क्रेडिट, इट्स अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 24190, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, बैंक पासबुक के बैलेंस से। हमने वो चेक जो इशू कर दिया है, जो बैंक में सही निकल गया है वो 9090, पर मैंने मेरी कैश बुक में कितना फिगर दिखा है 9900, तो मैं तो वो माइनस करूंगी और मेरा कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा 24190, विच विल बी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट है, वो होना भी वही चाहिए, हमारा होना चाहिए। हो सकता है कि पासबुक में आपका डेबिट बैलेंस है तो आपकी बुक्स में वो नेगेटिव बैलेंस आएगा, राइट। सो दैट वाज क्वेश्चन 85, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले सवाल पे चलते हुए, अगला सवाल आता है हमारे पास क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 टॉक्स अबाउट व्हाट, तो क्वेश्चन 86 टॉक्स अबाउट CAS डील्स विथ व्हाट, सो इट डील्स विथ ओवरहेड्स। इट्स अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट सवाल आपको पूछा है, ओवरहेड्स के रिलेटेड है। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्वेश्चंस हमारे सामने शायद अब दिखने लग रहे हैं। तो CAS 6 जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, दैट पर्टेन्स टू व्हाट, दैट पर्टेन्स टू ओवरहेड्स। क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, जैसे बस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, तो यहाँ पे से कौन सी एक कॉस्ट यूनिट नहीं है फॉर द सर्विस सेक्टर। पैसेंजर्स किलोमीटर होता है, टन होता है, रूम होता है, क्यूबिक फीट करके फीट, क्यूबिक फीट करके कुछ भी नहीं होता इन द सर्विस सेक्टर। सो पैसेंजर है, टन है, रूम है, कौन सा नहीं है, क्यूबिक फीट नहीं है। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर, क्यूबिक फीट वाला आंसर इज द राइट। क्वेश्चन 88, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री। देखो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बैचेस में काम चलता है, ठीक है, देयर इज नो प्रोसेस, बैच कंसेप्ट वहाँ पे चलता है, देयर इज डेफिनेटली नो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इन्वॉल्व, मल्टीपल कॉस्टिंग प्रोसेस नहीं होता है, बैच में काम बनता है। So what is my right answer यहाँ पे, ऑप्शन B is the right answer, which is batch costing. So if I tell you more explanation on this thing, so I'll tell you batch costing is appropriate for the ready-made garments. Batch आप कहाँ use करते हो, where productions are made on a continuous basis. Each unit is coming out in respect, uniform in all respects and is paid prior to its demand. तो हर जो यूनिट है वो यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे प्रोड्यूस होती है एंड डिमांड के पहले वो बन जाती है। सो व्हाट इज द मोस्ट राइट आंसर यहाँ पे, बैच कॉस्टिंग। द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर इज चार्जेबल आवर्स, मतलब ये एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट होगी किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या पावर हाउस के लिए होगी, होटल के लिए होगी, हॉस्पिटल के लिए होगी या ऑडिट फर्म के लिए होगी। सो इसका राइट आंसर है गाइस ऑडिट फर्म। व्हेन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल यू विल रियलाइज दिस थिंग कि आपकी जो फीस होगी ना वो आवरली बेसिस पे होती है। देखिए आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, बड़े बड़े जो लॉयर्स होते हैं ना, दे चार्ज नथिंग लेस देन 1 लाख रुपीज पर आवर तक वो चार्ज करने का उतना उसमें कैपेबिलिटी, उतना ताकत होती है, बिकॉज दे हैव अर्न सो मच ऑफ नॉलेज, दे हैव अर्न सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, दे हैव अर्न सो मच ऑफ विजडम दैट एवरीबडी इज विलिंग टू पे देम सच अमाउंट। सो यहाँ पे एक ऑडिट फर्म या फिर एक लीगल फर्म हो, एक कंसल्टिंग फर्म हो, ये सब लोग किस पे जो फीस चार्ज कर सकते हैं, द एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट उनके लिए क्या होती है, दैट इज चार्जेबल आवर्स। जितना आवर आप स्पेंड करोगे उतने के हिसाब से हमारी फीस स्टार्ट होगी। Moving on towards question 90, the method of costing applicable for hospitals. So hospitals कैसा होता है, hospital always happens on operating cost. So operating cost के हिसाब से होता है, option A is the right answer. नेक्स्ट आता है GACAP stands for, एकदम सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे GACAP किसके लिए स्टैंड करता है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए होता है। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन 92। ओके, ये क्वेश्चन 92 में देयर इज हल्का सा प्रिंटिंग का क्लियर नहीं है, आई विल रीड इट आउट टू यू। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट गिवन दैट प्राइम कॉस्ट इज इतना, वर्क कॉस्ट इज 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, डेप्री इज 2.5 लाख एंड पावर एंड फ्यूल इज 170। सो देखिए जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो आई विल एक्सप्लेन यू। कॉस्ट शीट में आपका एक आता है फैक्ट्री कॉस्ट का फिगर,
ठीक है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में आप बहुत सारी चीज़ें, सॉरी, आपका एक फिगर आता है यहाँ पे सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, और फिर प्राइम कॉस्ट के बाद आप क्या करते हो, प्राइम कॉस्ट के बाद आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें यहाँ पे डालते हो, जैसे डेप्रिसिएशन आ गया, पावर एंड फ्यूल आ गया, फैक्ट्री रेंट आ गया, ऐसे करके यू एप ऑन एडिंग लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, और फिर आपकी निकल के आती है एक वर्क कॉस्ट, फिर आपकी निकल के आती है वर्क कॉस्ट। तो ये होता है आपका प्राइम कॉस्ट, और फिर इसमें बहुत सारे खर्चे ऐड करके वेयर डू यू रीच टू द पार्ट ऑफ वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सिंपल सी चीज़ दी हुई है दैट हमें फैक्ट्री रेंट फिगर आउट करना है, गिवन दैट प्राइम कॉस्ट इज 6,50,000, तो ये 6,50,000 है। वर्क कॉस्ट इज 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये जो वर्क कॉस्ट है ये कितना दिया हुआ है हमें, दिस इज 6,50,000 का 200%, तो ये कितना हो गया, 13 लाख रुपए हो गया, राइट। अब हमें और क्या फिगर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 2.5 लाख, तो इसमें 2.5 लाख ऐड कर दो। पावर एंड फ्यूल कितना है, 1,70,000 है, और अब हमें ये मिसिंग फिगर एक्स फाइंड करना है, तो इन सब चीज़ों को ऐड करें कितना होता है, लेट्स फिगर इट आउट, 6.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 170, दैट इज हाउ मच, 10,70,000। इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, ये वर्क कॉस्ट, तो हमें बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, तो हमारी वर्क कॉस्ट निकल गई कितनी, सॉरी हमारी, हाँ वर्क कॉस्ट कितनी, 13 लाख। सो व्हाट इज योर राइट आंसर, 2,30,000, 2,30,000 इज योर राइट आंसर। सो यहाँ से हमने क्या किया, दिस माइनस दिस 230, सो व्हाट इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी, 230 इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड, या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको फंडा जो पता होना चाहिए वो कॉस्ट शीट का ये फंडा पता होना चाहिए कि एक पार्ट होता है प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें दूसरे खर्चे जुड़ते हैं, डिप्रिसिएशन, पावर, फैक्ट्री रेंट, और फिर आपके निकल के आता है वर्क कॉस्ट। यहाँ पे हमें प्राइम कॉस्ट दिया हुआ था, वर्क कॉस्ट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ दैट इट इज सो एंड सो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, और फिर हम बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से हमने फैक्ट्री रेंट जो है वो निकाल लिया। सो ईजी सम था ये, अगर आपको ये कॉस्ट शीट बाय हार्ट याद हो तो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में क्या क्या नहीं होता है, डोनेशंस होता है क्या, इज नॉट इंक्लूडेड, हाँ डोनेशंस नहीं होता है, कलेक्शन एक्सपेंस नहीं होता, ऑडिट फीस नहीं होता, ये सभी नहीं होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ना डोनेशन आता है, ना कलेक्शन फी आता है, ना ऑडिट फी आता है। क्वेश्चन 94, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन बुक पब्लिकेशन। तो आप बुक पब्लिश करते हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम क्लियर है, कॉस्ट ऑफ पेपर। तो जितना पेपर लगेगा, जितनी बड़ी बुक उतना डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, जितना पेपर का कॉस्ट, सॉरी जितनी बुक्स बनानी है उतने हिसाब से आपकी पेपर की कॉस्ट लगती जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन 95, गिवन दैट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम कितना किया, इट इज 2 लाख रुपीज। रॉ मटेरियल परचेज कितना है, 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 80,000। हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा क्या होता है, दिस इज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो हमारे पास कंज्यूम की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, नहीं ओपनिंग ही तो हमें फाइंड करना है, तो वो ओपनिंग लिख दिया, प्लस 1,50,000 और माइनस 80,000। सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 लाख माइनस 70,000 एंड दैट इज माई ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट। तो ये आ जाता है आपका हाउ मच, 1,30,000। सो क्वेश्चन 95 का व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1,30,000। सिंपल है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, ओपनिंग प्लस परचेज। देखो अगर आपको फिनिश स्टॉक का भी निकालना है तो फंडा वही रहता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब भी क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, तो वही आपका आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 96, डैश कॉस्टिंग इज द एडॉप्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। तो सिंपल सा इसका आंसर है थ्योरी क्वेश्चंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में आप क्या करते हो, आप आइडेंटिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस गाइस एंड देन वी हैव सॉल्व द कंप्लीट सीएमए फाउंडेशन वाला पेपर। विच वन इज फॉल्स, हमें क्या पूछा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा फॉल्स है। अच्छा, टेंडर इज एन एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, हाँ टेंडर एक एस्टिमेट होता है सेलिंग प्राइस का, ये तो राइट है। रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, ओके खुद की बिल्डिंग है तो वो इम्प्यूटेड होती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ आउटपुट। सो व्हाट हैपेंस कि अगर आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, तो सपोज अभी आपका आउटपुट था 1 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट थी 50,000 रुपीज, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, 50,000। चलो आउटपुट को 10,000 कर देते हैं एक बार के लिए, ईजी हो जाएगा।
आउटपुट आपका था 10,000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई आपकी 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो कितनी आ गई 5 पर यूनिट। क्या कहता है ये, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ आउटपुट ना। अगर आपका आउटपुट से हो गया 20,000 रुपीज, तो व्हाट विल हैपन, आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी 50,000 डिवाइड बाय 20,000, दैट इज 2.5। तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। सो विद द इंक्रीज इन द आउटपुट माय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड। सो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दैट वाज क्वेश्चन 97। क्वेश्चन 98 पे चलते हैं अब हम। 1 second. Yeah. Question 98. Costs are classified into material, employee cost. It is known as what? So basically इसे हम कहते हैं functional classification. इस kind of classification को हम कहते हैं functional, कि वो material, employee और उन सब में divide हो रही है। Question 99. Wages for abnormal idle time कहाँ आता है? हाँ जी, तो ये आता है costing profit and loss account में। वो abnormal overhead production cost यहाँ नहीं जाता है। abnormal idle time पे अपनी जो wages दी है वो कहाँ जाती है? costing profit and loss account में जाती है। And finally last answer, which of the following items are not included in the cost sheet? Discount नहीं, bank interest नहीं, donation नहीं, all of the above yes। तो ये तीनों के तीनों ही are not included in the cost sheet। So what is my right answer? My right answer that comes out to is the option D. Option D is the right answer, all of the above. Nothing of this is included in the cost sheet. Wow! Well done guys, हमने ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया है for CMA Foundation जून 2024. Overall a really nice paper, fundamentals of financial and cost accounting का। It wasn't hard, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये समझो था ये पेपर था जो वो हार्ड था। अच्छा पेपर था, easy to medium के बीच में था ये पेपर। एंड अच्छा कवरेज था फ्रॉम अक्रॉस ऑल दी चैप्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि हम एक आधा कोई चैप्टर छोड़ दें, ये सब कर लें, तो आई वुड नेवर सजेस्ट दैट। एंड एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की प्लीज ट्राई टू कवर एवरीथिंग। पूरा पोर्शन अपना फिनिश कीजिए, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अल्टीमेटली आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हैं, एंड जब आप प्रोफेशनल बनने वाले हैं और आपके पास कोई जॉइंट वेंचर वाली कंपनी आती है कुछ ओपिनियन मांगने के लिए, तब आप उनको ये नहीं बोल पाओगे अरे वो जॉइंट वेंचर तो मैंने पढ़ा नहीं था तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो और किसी के पास चला जाएगा हेल्प लेने के लिए और उसको मोटी मोटी फीस देगा, विच यू वुड नॉट वांट। सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। विद दिस लेट्स कॉल अ रैप फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कमेंट जरूर करना गाइस, इट डज मोटिवेट अस। कमेंट जरूर करना, एक लाइक जरूर करना इस वीडियो को, एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वंस अगेन आई टेल यू, CMA फाउंडेशन के सारे लेक्चर्स हमारी ऐप में अवेलेबल है and completely for free, there is no charge and at a very affordable charge। हम एक दूसरा प्लान प्रोवाइड करते हैं which includes question bank, notes, a continuous mentor support। guys, lot of you ask us कि ये mentor support वाली चीज़ क्या है। what we have figured out कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं, बट आई टेल यू दीज ऑनलाइन क्लासेस आर even more personalized than any other thing, because यहाँ पे there is a dedicated person who is talking to you almost on a daily basis, on a WhatsApp, on a call, and पूरा मॉनिटर करता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी प्रोग्रेस है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। आपके लिए एक शेड्यूल बनाता है, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, आपके डाउट्स को हैंडल करता है। पूरा पर्सनल काउंसलर मेंटर का प्रोवाइड हम सेशन करते हैं। सो एंड दैट ऑल इज अफोर्डेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो प्लीज डाउनलोड आवर ऐप कॉन्सेप्ट एजुकेशन, गिव अस अ नाइस रेटिंग, रिव्यू, शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट CMA फाउंडेशन की एग्जाम जो है आप फोड़ के आएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करके आएंगे। चलिए बाय गाइस, सी यू ऑल।